मैंने आपसे कहा रेस्पिरेशन जो है उसमें जो महत्वपूर्ण हमारा अंग काम आएगा वो कौन सा होगा, हमारा लंग्स होगा। कौन सा? लंग्स होने वाला है। मैंने कहा रेस्पिरेशन के अंदर 4 पार्ट होते हैं। ब्रीदिंग होता है, इसके अलावा गैसों का विनिमय एक्सचेंज होता है, इसके अलावा परिवहन ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अलावा जो है आपका कोशिका श्वसन, आपके कोशिका के अंदर आपके रेस्पिरेशन होता है। 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ब्रीदिंग दोस्तों जो होता है आपके जो एटमॉस्फेयर से जो आपकी O2 गैस है वो हमारे लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स में जो CO2 गैस होती है वो बाहर निकलती है, इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो ब्रीदिंग में मैंने आपसे कहा जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने पर हमारा डायफ्राम जो है उसको नीचे की ओर जाता है, जिससे हमारा चेस्ट फूलता है। लंग्स को अधिक आपके जरूरत होती है स्पेस की श्वास को होल्ड करने के लिए, तो उस टाइम हमारा जो आपके डायफ्राम वो नीचे को गति करता है, वो हमने बात की। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो लंग्स जो है वो आपके सिकुड़ता है, स्पेस कम चाहिए होता है, तो जो डायफ्राम है वो सब वापस अपनी पुरानी वाली स्थिति में गुंबद आकार में आ जाता है, ठीक है। ये ब्रीदिंग के बारे में हमने बात की। और सो मैंने कहा आपसे टाइडल वॉल्यूम जो है, मतलब सामान्य तौर पर श्वास लेना छोड़ने में हम 500 मिलीलीटर आपके आधा लीटर जो आपके श्वास हवा जो है उसको इनहेल करते हैं, इतना ही एक्सहेल करते हैं। ये टाइडल वैल्यू होती है। और जब गहरी सांस हम लेंगे तो आपके वहां पर आपके 3.5 लीटर तक हम जो हवा है उसको इनहेल कर सकते हैं। ये मैंने आपसे कह दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने आपसे कहा कि आपकी जो ब्रीदिंग के बाद में सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जो कि दोस्तों लीवर और ब्लड के बीच में होता है, ठीक है। दोस्तों लीवर जब जो कि आपके लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, ठीक है। मैंने दोस्तों आपसे कहा लंग्स में, दोस्तों आपके लंग्स जो है, मैंने कहा आपसे कि जब हमारी जो श्वास है वो हमारी नाक से प्रवेश करती है, इसके बाद फिरनिक्स में पहुंचती है। उसके बाद आपका जो विंड पाइप जो होता है, जो ट्रैकिया बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर हमारा एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, आप जानते हो। उसके बाद में लिरिनिक्स होते हैं जो कि स्वर तंत्र होते हैं, जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। उसके बाद मैंने कहा आपकी जो विंड पाइप है उसके अंदर आपके सी टाइप की उपास्थि लगी होती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा विंड पाइप के बाद में विंड पाइप जो है वो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, और ब्रोंकाई आगे चलकर आपके ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होती है, जो कि लंग्स के अंदर होती है। और सब ब्रोंक्यूल के जो लास्ट पॉइंट होता है वहां पर एल्वुलाई या फिर कूपिका होती है, जिसको हम लंग्स की या फिर रेस्पिरेशन की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। हमने आपसे ऐसा कहा, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे एल्वुलाई जो है वहां दोस्तों जो हम आपके श्वास लेते हैं वो वहां पहुंचती है। उसके दोस्तों जस्ट नीचे आपके जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती है, वो नीचे बहरी होती हैं। और मैंने दोस्तों कहा आपसे कि डिफ्यूजन होता है, आपके विसरण होता है, अधिक से कम की ओर गमन होता है, जिससे दोस्तों आपके ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई से ब्लड की ओर आता है दोस्तों, और CO2 जो गैस है आपको ब्लड से एल्वुलाई की ओर जाती है, और आपके फिर उसके बाद में लंग से आपके नाक से होते हुए बाहर निकल जाती है ना। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं, जो कि आपके लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा होता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। मैंने आपसे कहा दोस्तों यहां पर कि इस कंडीशन में आपके जो ब्लड है दोस्तों, इसमें आपके आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। उसका दोस्तों काम ये होता है कि जो ऑक्सीजन जो है उसको पूरी बॉडी में आपके लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना। उस ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स जो है, सिस्टम जो है, टिश्यू जो है, उनके लिए ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह काम करता है। ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। सो ऑक्सीजन का परिवहन आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, क्योंकि CO2 जो गैस है इसका परिवहन आपके किस रूप में होता है, इसका परिवहन आपके बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, लगभग 70% ऐसा होता है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आया, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों होता है, वहां पर एनर्जी का निर्माण होता है, इसलिए उसको पावर हाउस बोलते हैं। और रिएक्शन जो होती है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, हमने बात की, ठीक है। जिसमें बच्चों मैंने आपसे कहा ग्लूकोज जो है आपके शुरुआत में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपके पायरुविक अम्ल में टूटता है, इसके साथ में 2 ATP एनर्जी बनती है, इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, इसको हम लोग EMP पाथ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा जब आपके ऑक्सीजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो वहां पर आपके यही पायरुविक जो अम्ल है वो कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP में कन्वर्ट होगा, इसको हम लोग क्रेब्स सर्किल बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और जो क्रेफ्ट सर्किल जो है वो किसके, आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक ग्लूकोज के टूटने पर आपके कुल आपके 38 एटीपी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों मैंने आपसे कहा कि जो रेस्पिरेशन जो है उसके लिए ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आपके जैसे आपके जिसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके लिए लंग्स होता है। जो आपके मेंढक जो होता है उसके लिए स्किन भी होता है, लंग्स भी तो होता है, और जो फिश होती है उसके लिए गिल्स होता है। इसके अलावा जो आपके कॉकरोच जो होता है, तिलचटा जिसको बोलते हैं, उसके लिए स्पाइरिकल छिद्र होते हैं आपके, ये हमने बात की यहाँ पर। ये भी आपको ध्यान सो, ये केंचुआ के लिए स्किन होता है, हमने बात की है ना। उसके बाद बच्चों मैंने आपसे कहा जब हम तेज भागते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो जो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में आपके जो जॉइंट्स जो है वहां पर लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिससे हमारी बॉडी दर्द करती है और लैक्टिक एसिड कारण करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक हमारा एंड हो गया। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का। हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, उसके अलावा हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो भी पढ़ लिया, आपको मैंने पढ़ा दिया है वो भी। आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सवाल एग्जाम में 100% आता है। आप कोई भी एग्जाम देना, बायोलॉजी का ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पक्का पक्का पूछने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो चलवाया, मेरा देखो कोशिश जारी है कि जो पढ़ाया कल उसको आपको रिवाइज करा दूं केवल 2-4 मिनट के अंदर ही। ये मेरी कोशिश जारी है आपके लिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखिए आप लोग, लिखना लिखिए आप एंडोक्राइन ग्लैंड, लिखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, ग्लैंड क्या होती है ना, ग्रंथि क्या होती है। देखो ग्रंथि वह समूह होता है कोशिकाओं का जिनसे या तो हार्मोन निकलते हैं या एंजाइम निकलते हैं। कोई भी तरल पदार्थ निकलता हो अगर उस ग्रंथि से, तो वो हमारे लिए, अगर उस समूह से कोई भी तरल पदार्थ निकलता हो तो उसे हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिएगा पहले आप लिखिए ग्लैंड क्या होता है। देखिए ग्रंथि क्या होती है, लिखिए कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिससे एंजाइम या हार्मोन का स्रावन होता है। तो ग्लैंड क्या होती है, कोशिकाओं का वह समूह जिससे एंजाइम या हार्मोन का स्रावन होता है, उसे हम लोग ग्लैंड कहते हैं। क्या होते हैं, उसको हम लोग जो है ग्रंथि कहते हैं। छोटा कर लेना, उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं ना। तो ग्रंथि क्या होती है, जिससे एंजाइम निकलते हो या हार्मोन निकलता हो। ठीक है, एंजाइम निकलता हो या हार्मोन निकलता हो, उसे हम लोग ग्लैंड कहते हैं ना। अब देखिए बच्चों, अब 2 तरह की ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, 2 ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, लेकिन आपके ये 2 टाइप होते हैं, इसके 2 प्रकार है इसके। एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। मैं फिर कह रहा हूं, इस टॉपिक से 100% सवाल आएगा।
ठीक है। तो एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम बहिर्स्रावी ग्रंथि, है ना। तो दो तरह की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये दो ग्लैंड होती है ना। तो ग्लैंड, उसके दो पार्ट हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। जो हार्मोन निकालती हैं वो होती है एंडोक्राइन, क्या, जो हार्मोन निकालती हैं वो होती है एंडोक्राइन, ठीक है। इनसे हार्मोन जो है इसका स्रावन होता है, हार्मोन का स्रावन जो है इससे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंडोक्राइन में क्या होता है, एंडोक्राइन में जो हार्मोन है उसका स्रावन होता है, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन होता है इसमें एंजाइम जो है इसका स्रावन होता है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम का श्रावण होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। तो एंडोक्राइन में हार्मोन का स्रावन होता है, एक्सोक्राइन में एंजाइम जो है उसका स्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, एंडोक्राइन जो है ये कैसी होती है दोस्तों आपकी, इनमें नलिका नहीं होती है, ये नलिका विहीन होती है, ठीक है। लिखना, एंडोक्राइन जो है ये कैसी होती है, ये नलिका विहीन होती है, कैसी होती है, नलिका विहीन होती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं डक्टलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डक्टलेस बोलते हैं, नलिका विहीन होती है, ठीक है। और ये वाली कैसी होती है, नलिका युक्त होती है, क्या होती है, ये वाली नलिका युक्त होती है, इसको बोलते हैं हम डक्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डक्टेड बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है, ये नलिका युक्त होती है, डक्टेड होती है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हार्मोन निकलता है, इसमें एंजाइम निकलता है ना। ये नलिका विहीन होती है, ये नलिका युक्त होती है। मतलब बच्चों होता क्या है, अगर मुझे मान लो, अगर मुझे हार्मोन को कहीं पर पहुंचाना हो तो यहाँ पर नलिका नहीं होती है, यहाँ पर दोस्तों नलिका नहीं है, यहाँ पर जो हार्मोन है वो ग्लैंड से आप मान लीजिए आप लोग जो है, ये आपके सो मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, यहाँ पर कोई ग्रंथि है, और इसका नाम, ये ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अब इससे मान लो आपको आपके हार्मोन निकला, ये इससे हार्मोन निकल गया, और इसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो कुछ नहीं करना, सो आपके इस हार्मोन से इस हार्मोन को ये क्या करेगी, आपके इस हार्मोन को ये जो ब्लड बह रहा है इस ब्लड में मिला देगी, और फिर ये अपने आप क्या, अपने आप जो है कहाँ पर, अपने आप जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई नलिका नहीं है, इस हार्मोन को उस स्थान तक, मान लो दोस्तों ये वो स्थान है जहां पहुंचना है, तो इस हार्मोन को यहां से पहुंचाने के लिए कोई सा नलिका नहीं है हमारे पास में, यह इस हार्मोन को ब्लड में मिलाएगी और ब्लड से ये हार्मोन यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, हार्मोन जो है वो रक्त के द्वारा, लिखना, हार्मोन जो है, हार्मोन रक्त के द्वारा जो है, रक्त के द्वारा लक्षित स्थान तक पहुंच जाएगा, ठीक है। रक्त के द्वारा, लिखना, रक्त के द्वारा जो लक्षित जो स्थान है, लक्षित स्थान तक पहुंच जाएगा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो हार्मोन रक्त के द्वारा लक्षित स्थान तक पहुंचता है, यह आपको छापना है, ठीक है। तो पूछो आपसे, हार्मोन ब्लड के द्वारा जो टारगेट स्थान होगा वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है, हार्मोन जो है ब्लड के द्वारा पहुंचेगा। यहां पर दोस्तों, यहां पर जो एंजाइम है उसको जो टारगेट स्थान है वहां तक पहुंचाने के लिए नलिका होती है, ठीक है। लिखना, यहां पर जो एंजाइम है, एंजाइम नलिका के द्वारा, एंजाइम नलिका के द्वारा लक्षित स्थान तक पहुंचता है। तो दो पॉइंट हो गए है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि एंडोक्राइन जो है उससे निकलता है हार्मोन, और इससे निकलता है क्या, इससे निकलता है एंजाइम। इस डायग्राम से सवाल पूछे गए एग्जाम में आपके, है ना, यहां पर सवाल बने हुए एग्जाम में कि एंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है, एक्सोक्राइन से एंजाइम निकलता है। ये सवाल एग्जाम पूछा गया कि एंडोक्राइन जो है नलिका विहीन होती है ना, एक्सोक्राइन जो है ये नलिका युक्त होती है। दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, एंडोक्राइन नलिका विहीन होती है,
एक्सोक्राइन नलिका युक्त होती है। यहाँ पर हार्मोन आता है, यहाँ एंजाइम आता है। यहाँ हार्मोन ब्लड के द्वारा जो टारगेट स्थान होगा वहां पहुंच जाएगा, यहाँ हार्मोन नलिका द्वारा जो है टारगेट जो स्थान होगा वहां पहुंचने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बोलूँ आपसे, देखो इसके तो मैं बहुत सारे लिखाऊंगा, टॉपिक हमारा ये है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लीवर जो है लिखना, लीवर जो है वो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। लीवर या फिर यकृत जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया, याद कीजिए। लीवर दोस्तों, लीवर में याद करो आपके, लीवर जो है इसका एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है ना, लीवर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे पढ़ाने वाला हूँ आज आपको। थायराइड ग्रंथि हो गई, पीनियल हो गई, पीयूष है, बहुत सारी लिखाऊंगा आज, वो सारे इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। हमारी बॉडी में बच्चों एक ग्रंथि ऐसी है जो इसके अंदर भी आती है और जिसमें भी आती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, वो हार्मोन भी निकालती है और वो एंजाइम भी निकालती है। और उस ग्रंथि का नाम क्या, उसका नाम है पिट्यूटरी। उस ग्रंथि का नाम क्या, उसका नाम है आपके अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं उसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, लिखिए, लिखो, नोट लिखना, नोट लिखिए। अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र और मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन तथा पाचक एंजाइम निकलते हैं। याद होगा आपको, मैं लिखा चुका हूं आपको, पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अग्नाशय जो ग्रंथि जो होती है हमारी, इस ग्रंथि से क्या होता है, इस ग्रंथि से, यह मिक्स ग्लैंड है क्योंकि इस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इसके अलावा कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर बाद में बात करने वाले इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि कभी सवाल पूछ ले आपसे कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे किसकी ओर, टॉपिक की ओर आते हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा टॉपिक है, हम इसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिएगा, लिखिए आप लोग, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि। पहली बात तो फादर कौन है इसका, जनक कौन है, इसको करने वाला कौन है, वो है थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन, छापना। जनक कौन है इसका, उनका नाम है थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके फादर कौन है, थॉमस एडिसन है। अभी तक हम बहुत सारे फादर लिख चुके हैं ना। मैंने कहा बायोलॉजी का फादर कौन है, आपके अरस्तु है ना। फिर मैंने कहा आपसे जूलॉजी जो है उसके फादर भी अरस्तु है। फिर मैंने कहा बॉटनी जो है उसके फादर आपके थियोफ्रेस्टस थे, आपको याद होगा। फिर मैंने कहा जो सेल जो है उसके जनक रॉबर्ट हुक थे, हमने वो बात की बच्चों। इसके बाद हम किसके ओर आते हैं, जो मैंने कहा जो हमारा ब्लड ग्रुप जो है उसके जनक कौन थे, आपके लैंडस्टीनर थे। और जो सर्कुलेशन सिस्टम हमारा उसके जनक आपके विलियम हार्वे थे, ये हमने बात की, ठीक है। यहां बात करें जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके फादर आपके थॉमस एडिसन है, ये आपको छापना है, ठीक है। हमारे शरीर में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे जो हार्मोन निकलते हैं एग्जाम में वो पूछते हैं आपसे ना। तो मैं आपको सारे हार्मोन लिखा दूंगा, सारी ग्रंथि लिखाऊंगा, एग्जाम में निश्चित सवाल यहां से बनता ही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक ऐतिहासिक चित्र बना रहा हूं आपके सामने, आप भी बनाना चित्र को, पर अपनी जिम्मेदारी से बनाना, ठीक है। लिखिएगा, देखो बेटा, ये हमारा रसगुल्ले की आंख, ठीक है, और ये इसकी नाक, ये इसका मुंह,
और ये इसकी जीभ भार, ठीक है, और ये इसकी गर्दन, और ये इसका पेट, ठीक है, और ये इसके पैर, और यहां से निकले हाथ बाहर। कहां से निकालूं? यहां से निकाल दो। ये निकले इसके हाथ बाहर, ये इसके बाल खड़े, ये इसके कान। देखो बेटा, ये रसगुल्ला अपना हो गया है ना भाई साहब, ये तो खतरनाक लग रहा है भाई साहब, ये रसगुल्ला है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हम उसकी बात कर रहे हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन निकालती है, ठीक है। देखो इसकी जो खोपड़ी है दोस्तों आपकी, इस खोपड़ी में एक ग्रंथि का नाम क्या है, वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो इसकी जो खोपड़ी है उसके अंदर पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। इस पीयूष के पास में एक ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो एक और हो गई कौन सी आपके? हाइपोथैलेमस हो गई। कौन सी होगी? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि है और एक हाइपोथैलेमस हो गई है ना। इसके अलावा एक ग्लैंड और कौन सी यहाँ पर? पीनियल ग्लैंड। कौन सी? पीनियल, ठीक है। तो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन ग्लैंड लगा है, यहाँ पर तीन ग्रंथि है। तो एक तो पीयूष है, एक हाइपोथैलेमस है और एक पीनियल ग्लैंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीन ग्रंथि आपके सामने हो चुकी है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और इसके अलावा कौन सी? इसके अलावा जो आपके थर्ड ग्रंथि कौन सी? आपके थर्ड हमारी पीनियल ग्रंथि। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तीन ग्लैंड आपके माथे में इसके हो चुकी है ना। इसके बाद देखना, इसके बाद बच्चों आपके ये इसका गर्दन, गर्दन जो है आपके नेक वाले इलाका ये हो गया। यहाँ पर ग्रंथि कौन सी? आपके थायराइड। कौन सी है? यहाँ पर ग्रंथि कौन सी? आपके थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है। और बच्चों इसके जस्ट दोनों तरफ आपके, इसके दोनों तरफ छापना, यहाँ पर जो आपके, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर दो जोड़ी जो है, मतलब कुल मिला के चार जो है, इधर दो जोड़ी, सॉरी दो जोड़ी, मतलब इधर दो है ना। तो कुल दो जोड़ी आपके छापना। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या इसे बोलते हैं हम? इसे, इसका नाम होता है क्या? इसका नाम होता है छापना पैराथायराइड ग्लैंड। ये कुल चार होती है, ठीक है। कुल चार होती है, एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इधर होती है, ठीक है। तो मैंने कहा थायराइड ग्लैंड हो गई, इसके साइड में क्या होते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका दिल है क्या? यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर आपका हार्ट हो गया, यहाँ आपका हार्ट हो गया। इस हार्ट के बिल्कुल सामने, क्या? इस हार्ट के बिल्कुल सामने, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। यहाँ पर ग्रंथि कौन सी है आपके? यह ग्रंथि कौन सी है? यह थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। तो बिल्कुल हार्ट के सामने थाइमस ग्लैंड है, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके, इसके बाद याद कीजिए, मैंने एक ग्लैंड और पढ़ाई आपको, याद कीजिए। यहाँ पर यहाँ पर थी आपके, यहाँ पर वो ग्लैंड थी, याद कीजिएगा। इसे हम बोलते क्या? इसे बोलते हैं हम आपके अग्नाशय ग्रंथि। ये मिक्स ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपकी किडनी आएंगे ना। इसके बाद किडनी आने वाली है, और सो किडनी जो है, इस किडनी जो है, इसके ऊपर पूछूं आपसे, इसके ऊपर दोस्तों आपके दो ग्लैंड यहाँ पर हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम छापना एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद छापना आपके जो हमारी जनन ग्रंथि जो है वो आने वाली है। अब पुरुष में अलग होगी, महिलाओं में अलग दोस्तों होने वाली है ना। पुरुष में होगी आपके क्या? पुरुष में होगी आपके ओवेरी, है ना। तो लिखिए यहाँ बच्चों आपके, यहाँ पर आपके दो ग्लैंड्स होने वाली है। यहाँ पर दो ग्लैंड होने वाली है आपके, यहाँ दो ग्लैंड होंगी आपके। और सो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए आप लोग, तो आपके दो ग्लैंड होंगी। अगर फीमेल होगा, अगर फीमेल होगा तो फीमेल में होगी ओवेरी। क्या होगी? फीमेल में होने वाली है ओवेरी, ठीक है। अगर फीमेल है तो फीमेल में ओवेरी होगी, अंडाशय हो गया ना, अंडाशय होगा। और अगर मेल है, क्या है? अगर दोस्तों मेल है, अगर मेल है तो मेल में क्या होने वाला है? मेल में होने वाला आपका टेस्टिज। क्या होने वाला है? टेस्टिज होने वाले हैं, वृषण होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी सूचना है आपके लिए कि ये हमारे सामने ग्रंथियां आपके सामने यहाँ पर।
तो देखिए ऊपर मैंने कहा सिर में 3 ग्रंथि होती है, कौन कौन सी? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, है ना। उसके बाद गले में थायराइड होती है और उसके साइड में आपके पैराथायराइड ग्रंथि होती है ना। दिल के सामने, हार्ट के सामने थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। उसके नीचे अग्नाशय ग्रंथि होती है। उसके बाद किडनी के जस्ट ऊपर जो है एड्रिनल ग्रंथि होती है। अगर मेल है तो उसमें टेस्टिज होंगे और अगर फीमेल है तो उसमें क्या होने वाला है? ओवेरी होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको पैनक्रियाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम आपके पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि भाई एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति में कुल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, बताओ। एक व्यक्ति में बताना, एक व्यक्ति में कुल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है आपके अनुसार, बताइए। बाकी आप लोग लिखिए। सारे वीडियो पड़े हैं भाई साहब ऐप पे ना। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। एक करा सर हंसाओ मत, लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूं। पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये आपके खोपड़ी में इसके। थायराइड गले के अंदर, पैराथायराइड गले के दोनों तरफ, हार्ट के सामने थाइमस, उसके नीचे अग्नाशय, उसके नीचे एड्रिनल, किडनी के जस्ट ऊपर। उसके बाद मेल में टेस्टिज, फीमेल में ओवेरी। सवाल मैंने पूछा आपसे, कई तो भाई साहब बिल्कुल मतलब रेवड़ी लाल टाइप के इंसान है ना, कई तो रेवड़ी लाल टाइप के, ठीक है। देखिए मैंने कहा ग्रंथि कितनी होती है, अब काउंटिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुरुजी 10 होती हैं। अरे रेवड़ी लाल, अरे डोपा लाल, अरे अरे मेरे लाल पीले हरे घोड़े, एक बात बता मुझे, क्या ये दोनों एक में होंगे क्या? मतलब ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। मैंने पूछा एक व्यक्ति में कितनी होती हैं, तुम छापते हो ये वाली ओवेरी के बारे में। अरे बेटा या तो ये होगी या फिर ये होगी, दोनों थोड़ी हो पाएंगे, है ना, संभव नहीं है ना दोनों हो पाना। तो या तो ये होगी या फिर ये होगी। तो एक व्यक्ति में पूछूंगा तो दोनों काउंट नहीं करना है, एक काउंट करना है ना। तो ये 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके एक, ये 9 हो गई, ठीक है। बनाओ फटाक से। पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल, तीनों खोपड़ी में, थायराइड गले में, उसके दोनों ओर पैराथायराइड, हार्ट के सामने थाइमस, उसके नीचे अग्नाशय, किडनी के ऊपर आपके एड्रिनल, और फीमेल में ओवेरी और मेल में टेस्टिज। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लिखिए आप लोग, अब लिखिए, लिखो फर्स्ट नंबर लिखना, फर्स्ट लिखिए पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। जैसे आपका मास्टर मैं हूं, ऐसे ही आपका जो शरीर जो है उसका मास्टर कौन सी ग्लैंड है? ये वाली ग्लैंड, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, लिख लो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला लिखना, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो ग्रंथियां हैं उसमें पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका आकार तो बड़ा छोटा होता है, जो आपके मटर का दाना जो होता है उसका आकार का होता है, ठीक है, लिखना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यह जो है अन्य जो ग्रंथियां हैं, अन्य जो ग्रंथियां हैं और जो हार्मोन है, अन्य ग्रंथियां और जो हार्मोन है, इनके ऊपर कंट्रोल रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मास्टर ग्लैंड होती है, ये आप जानते होंगे। और इसका जो आकार होता है, लिखना, जो इसका आकार है वो
मटर के दाने के समान होता है, ठीक है, आकार मटर के दाने के समान होता है ना। इससे 11 टाइप के हार्मोन निकलते हैं बेटा, कितने, इससे 11 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, पर कुछ 5-6 बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त है ना। तो लिखिए, इससे निकलने वाले हार्मोन, क्या इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, देखिएगा। पहला हार्मोन लिखना आप लोग, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पहला हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पहला हार्मोन है, अति महत्वपूर्ण हार्मोन आपके लिए ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पहला हार्मोन है, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हार्मोन है। ध्यान से सुनना, इस हार्मोन के बहुत सारे नाम हैं, उसकी एक कहानी है बच्चा। ये कहानी थोड़ी रोमांटिक है ना, सुन लोगे, चलो सुन लीजिए, कहानी रोमांटिक है बेटा। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक बार आपके ये हमारा था, ये हमारा रेवड़ी लाल, ठीक है, ये हमारा रेवड़ी लाल था, और ये हमारी कौन थी आपके, ये हमारी जो है छाप लो, ये हमारी रसगुल्ला बाई, ठीक है। तो ये आपके रसगुल्ला था और ये रसगुल्ली थी। इन दोनों में हो गया प्यार। क्या हो गया, ओ गुरुजी, हाँ प्यार हो गया बेटा, इन दोनों में हो गया प्यार। क्या हुआ, इन दोनों में हुआ प्यार। अब बच्चों प्यार हुआ, प्यार हुआ, उसके बाद में शादी हो गई इनकी दोस्तों। शादी के बाद में जो रसगुल्ली है वो प्रेग्नेंट हो गई है ना, उसको आपके लेबर पेन हुआ। क्या हुआ, उसको लेबर पेन हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो इनको हुआ प्यार, हो गया, इनको प्यार हो गया। उसके बाद जो रसगुल्ली जो है हमारी, वो हो गई हमारी प्रेग्नेंट हो गई, और उसको लिखना, उसको अब क्या हुआ, उसको लेबर पेन हुआ, प्रसव पीड़ा उसको होती है, जिसे हम लेबर पेन बोलते हैं, वो हुआ, ठीक है। उसके बाद में बच्चा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चा दोस्तों हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, लिखना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके जो बच्चा है उसका जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद में। और फिर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जो माँ होती है उसको आपके जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो आने लगता है आपके, मतलब कि जो बच्चे की जो माँ है, जो उसका दूध है, उसका निष्कासन आपके शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपके जो बच्चा हुआ है, जो बच्चा हुआ है उसके बाद छापना, इसके बाद आपके जो माँ है, इस माँ से जो दूध है आपके, इसका निष्कासन शुरू हो गया है। ये कहानी आपके सामने है ना। सबसे पहले प्यार हुआ, इकरार हुआ, शादी हुई, लेबर पेन हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, और माँ से दूध का निष्कासन शुरू हो गया। ये सारे नाम इस हार्मोन के नाम हैं। इसको लव हार्मोन कहते हैं, इसको लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसको मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। लिखिए, इसको क्या बोलते हैं, लिखना, इसको हम बोलते हैं, लिखिए, इसको बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, छापना, इसको बोलते हैं हम लव हार्मोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, छापना, इसको लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन। इसको बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन, ठीक है। थर्ड लिखना, इसे बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। और इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं दुग्ध निष्कासन। पहले हिंदी में लिख लो, दुग्ध निष्कासन हार्मोन। मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन। तो ये चारों इसी के नाम बेटा ना, लव हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, और बर्थ हार्मोन, और आपके मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन, ये चारों इसी के नाम है, ठीक है। अब सोचिएगा, अगर इस हार्मोन का उपयोग, सोचिए आप, अगर इस हार्मोन के इंजेक्शन बनाए जाएं और जो मवेशी जो हैं उनमें लगा दिए जाएं, तो मवेशी से हम क्या चाहते हैं दोस्तों, भैंस अगर हमारे पास में है तो हम चाहते हैं कि वो दूध दे और दूध दे और दूध दे। हमारी इच्छा है कि वो बस वही दूध देती रहे ना सारे दिन, हमारी इच्छा यही है ना। हम चाहते हैं हर किसी से हमारा प्रॉफिट निकल जाए, है ना, वही काम मनुष्य करता है। तो बच्चों, इस आपके जो हार्मोन है इसका यूज लगातार हुआ किसमें, आपके जो मवेशी जो हैं उनको लगाया गया यह हार्मोन आपके, और उससे
उनसे दूध निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया कि इसमें आपके जो मवेशी जो हैं उनको इसका इंजेक्शन नहीं लगने वाला है, ये बैन किया गया है आपके। तो मवेशी में इसका यूज नहीं करेंगे, ये बैन किया गया है। ये बोला गया कि भाई नेचुरल है ये आपके, ये बॉडी में हार्मोन निकले तो ठीक बात है, हम बाहर से देंगे तो बॉडी आपके कोई ना कोई रिएक्ट करने वाली उसे खिलाओ, कुछ समय बाद में कोई आपकी समस्या दिखाई देने लग जाएगी उस आपके भैंस के अंदर जो है या मवेशी के अंदर जो है। इसलिए इस हार्मोन को गवर्नमेंट ने बैन किया मवेशियों के अंदर। लिखना, लिख लीजिए, ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन का मवेशियों में, मवेशियों में बाहर से इंजेक्शन लगाने पर प्रतिबंध है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका काम है मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन, दूध को निकालने वाला हार्मोन। तो मवेशी से हम चाहते हैं दूध ही निकल जाए ना, इसलिए इसका बड़ी मात्रा में यूज किया हमने मवेशियों के ऊपर आपके, कि दूध मिले, उनसे उनकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट हो गए। तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है कि इसका यूज मवेशियों के ऊपर जो है नहीं करेंगे। फिर भी कुछ लोग इसका यूज करते हैं। भारत में वो काम होता है जिसको बैन करते हैं। भारत में बोला गया हेलमेट लगाना है आपको, हम नहीं लगाएंगे। भारत में बोला गया सीट बेल्ट पहननी है, हम नहीं पहनेंगे। तो हम वही काम करते हैं जो गवर्नमेंट बैन करती है। तो इसका यूज आज भी हो रहा है, फिर भी कम यूज हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, लव हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, बर्थ हार्मोन और दुग्ध निष्कासन, दुग्ध निष्कासन, मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो दूसरा हार्मोन, लिखो प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या आपको याद है इस हार्मोन के बारे में? मैंने आपसे पहले भी कहा था, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, याद है आपको? तो प्रोलैक्टिन का मतलब आपके दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, ठीक है। लिखिएगा, यह कौन सा हार्मोन है? यह है मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। दुग्ध का निर्माण करने वाला हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। किसको बोलते हैं? प्रोलैक्टिन को बोलते हैं। मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन प्रोलैक्टिन को बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोलैक्टिन आपके मिल्क, आपके फॉर्मेशन का हार्मोन, ठीक है। थर्ड लिखिए, ग्रोथ हार्मोन। लिखो वृद्धि हार्मोन। देखो, अगर ये हार्मोन ज्यादा निकल गया तो शरीर जो है वो ग्रेट खली की तरह हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। और अगर ये हार्मोन कम निकल गया तो शरीर जो है राजपाल यादव की तरह हो जाएगा, बोनापन आएगा आपके अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा, अगर ये हार्मोन, अगर इस हार्मोन का अधिक श्रावण हो गया तो भीमकाय शरीर होगा। भीमकाय शरीर होगा, ठीक है। और अगर इस हार्मोन का कम श्रावण हो गया तो बोनापन आएगा, बोनापन आएगा, ड्वार्फिज्म आएगा। अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन अधिक हुआ तो आपके भीमकाय शरीर हो जाएगा। और अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ तो हमारा बोनापन आएगा, ठीक है।
तो मैंने कहा जो पीयूष ग्रंथि है उससे एक हार्मोन कौन सा आया, ऑक्सीटोसिन, लव, लेबर पेन, या फिर बर्थ हार्मोन, या फिर मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन बोलते हैं उसको ना। एक था प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसको बोलते हैं हम क्या, उसे हम कहते हैं कि आपके इसको मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एक हमारा कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है, जिसमें बोनापन और भीमकाय होता है। अधिक निकलेगा तो भीमकाय होगा और कम निकलेगा तो बोनापन आपका आने वाला है, ठीक है। फोर्थ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कल एक बच्चे ने सवाल पूछा मुझसे कि सर बार बार बाथरूम क्यों आता है, ठीक है। चलो बात करते हैं। लिखिए फोर्थ, लिखिए आगे, लिखिए फोर्थ, लिखो फोर्थ, लिखो लिखना एडीएच, लिखो एडीएच, ऐसे लिखो एडीएच। देखो इसकी फुल फॉर्म है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या है इसकी फुल फॉर्म है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसोप्रीन हार्मोन। क्या बोलते हैं, इसी का अदर नेम क्या है, इसी का अदर नेम है बेसोप्रेशिन हार्मोन। इसी का अदर नेम है बेसोप्रेशिन हार्मोन, या फिर इसी को हम एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं, ठीक है। तो एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी को हम बेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। देखिए इसका दोस्तों मतलब यह है कि अगर हमको, देखो एंटी डाई यूरेटिक, इस वर्ड का अर्थ होता है आपके बार बार बाथरूम जाना, यूरिन का बाहर आना बार बार, और एंटी का मतलब उसको रोकना। तो अगर आपको बार बार यूरिन ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा हार्मोन है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। लिखिए लिखिए ना, यूरिन की मात्रा को, यूरिन की आवृत्ति को, आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ये हार्मोन होता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें बार बार बाथरूम आएगा, ठीक है। लिखना, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें बार बार मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। याद है वो फिल्म आपको, 3 इडियट फिल्म थी ना, वही थी ना आपके। तो अगर ये हार्मोन हमें कम हो जाए तो हमें बार बार जो है मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखिए। यूरिन को हमें त्यागना पड़ेगा ना, बार बार हमें यूरिन जो है वो करना पड़ेगा। और इस रोग को बोलते हैं क्या, इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज, आपके इंसिडिपस। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं डायबिटीज इंसिडिपस, डायबिटीज इंसिडिपस बोलते हैं। मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण रोग है। देखो जब भी डायबिटीज का नाम आएगा तो आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा कि भाई मधुमेह वाली बात है और डायबिटीज वाली बात है ना। मैंने फिर कह रहा हूं, डायबिटीज 2 टाइप की होती है, एक डायबिटीज मेलिटस होता है, एक डायबिटीज इंसिडिपस होता है। इसके अंदर आपको बार बार बाथरूम आएगा, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा इस रोग के अंदर, ठीक है। यह है डायबिटीज इंसिडिपस। यहीं पर आप लिख लीजिए, साथ में लिख लीजिए, डायबिटीज जो मेलिटस है इसको हम बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं मधुमेह। डायबिटीज जो मेलिटस है इसको बोलते हैं मधुमेह। मतलब कि जो हमारा ब्लड शुगर जो है इसकी मात्रा बढ़ जाए, हमारा जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो वो होता है मधुमेह, डायबिटीज होता है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, डायबिटीज मेलिटस आपका मधुमेह होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना मधुमेह होता है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग पॉइंट है ना, डायबिटीज इंसिडिपस और डायबिटीज मेलिटस, ये आपको छापना है। देखिए अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे हमें बार बार बाथरूम आता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें बार बार यूरिन त्यागना पड़ता है आपके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बोलूं आपसे, यहीं लिख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल लिखना, अगर हम लोग चाय और कॉफी का
चाय और कॉफी जो है इसका अगर हम लोग अधिक सेवन करेंगे, अगर हम चाय और कॉफी का अधिक सेवन करेंगे तो ये बीमारी हमें होने वाली है। आप चेक करना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको चाय पीते ही आपके यूरिन जाना पड़ता है ना। चाय और कॉफी का अगर आप बार बार यूज करोगे, अधिक सेवन करोगे, क्योंकि इसमें बच्चों निकोटीन होता है ना, इसमें कैफीन होता है, कैफीन इसमें होता है, और कैफीन जो है वो बार बार आपके यूरिन के लिए पुकारता है आपको, है ना। तो इसमें कैफीन होता है, कैफीन के कारण क्या होता है, इसमें कैफीन होता है, और कैफीन जो है, यह कैफीन जो है इससे हमें बार बार यूरिन आता है, ये आपको छापना है। सेकंड बच्चों, जब हम टेंशन में होंगे तो हमें ये आएगा, ठीक है नहीं ना। सेकंड आपके, जब हम टेंशन में होंगे या हम प्रेशर में होंगे तो ये हमें आने वाला है। टेंशन हो अगर आपको प्रेशर अगर आपके पास सामने हो, मतलब मान लो कि 1 घंटे बाद आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, आप चेक करना भाई साहब, पक्का ही आएगा आपको, आप चेक कर लेना। मान लो आपका अधिक एक्साइटमेंट हो रहा है कोई चीज को लेकर तो भी आएगा। मान लो आधा घंटे बाद कोई फिल्म चालू होने वाली, आपको पता है फिल्म आएगी आधा घंटे बाद, आपको पता है आधा घंटे बाद मोदी जी लाइव आएंगे, अब भाई साहब माहौल बना पड़ा है, आपको पक्का उस टाइम आएगा। आप कोई फिल्म देखने जाओगे तो आपको बीच में आएगा ही आएगा एक बार तो एक कारण है। प्रेशर अगर हमारे पास होगा तो हमारे ये आने वाला है। टेंशन अगर होगी हमें, भारत पाक का दोस्तों मैच हो रहा है, आप चेक करना आपके साथ हुआ होगा, भारत पाक का मैच हो रहा है भाई साहब, उसमें देखना आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज होने वाली है, अगर दोस्तों वो मैच अंतिम ओवर में पहुंच गया तो आपको हर ओवर के बाद आएगा। तो ये नेचुरल है ना, ये होता है, ठीक है, ये मैंने लिखा दिया आपको, नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर चाय कॉफी का सेवन कम से कम हो, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, इसलिए मैंने बोला है आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एडीएच हो गया, क्या ये हमारा एडीएच हो गया है। तो पीयूष जो ग्रंथि है उसके 4 हार्मोन मैंने आपको लिखा है। एक लिखा है मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन, एक लिखवाया मैंने आपको बेसोप्रिन या एडीएच, एक लिखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक लिखवाया मैंने कौन सा आपके, एक लिखवा दिया मैंने कौन सा आपको, वो है आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो 4 मैंने हार्मोन आपको लिखा दिए। चले चलो लिखो। हाँ भाई साहब, आपकी ट्रेन आने वाली हो ना, उससे पहले भी आएगा आपको कि ट्रेन आने वाली है, अब क्या करें, ट्रेन में बैठे या जाएं भाई साहब, है ना। तो ये होता है, ठीक है, नेचुरल है। चलिए आगे लिखिए। देखो सेकंड ग्रंथि कौन सी हमारी, पीनियल ग्रंथि। देखो ऐसा कहते हैं कि तीसरी आंख होती है ना, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीसरी आंख होती है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पर तीसरी आंख होती है, ठीक है। तो इसी को हम तीसरी आंख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पीनियल ग्लैंड है इसी को हम थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं इसको ना, इसी को हम तीसरी आंख बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं आपके सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं छापना मस्तिष्क की रेत बोलते हैं ना, इसी को हम लोग मस्तिष्क की रेत बोलते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन। इसी को हम लोग मस्तिष्क की रेत बोलते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं, ठीक है। देखो कभी आपने चेक किया बेटा कि मान लो जैसे मैं सुबह 5 बजे खड़ा होता हूँ ना, अगर मैं अलार्म लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरी 5 बजे एक बार तो आंख खुलेगी। आप चेक करना, आप कब सोते हो डेली उस टाइम पर आपकी एक बार तो आंख खुली जाती है। और कभी चेक करना आप लोग, अगर आप मान लेते रात को 2 बजे सोते हो, पर एक दिन आप ऐसा करना 11 बजे सो जाना, आपको नींद ही नहीं आएगी भाई साहब, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये जस्ट लाइक घड़ी की तरह काम करती है। आप कब खड़े होंगे, आप कब सोने जाएंगे, आपको कब हगटन आएगा भाई साहब। कई दोस्तों ऐसे इंसान होते हैं जिनको खड़े होते ही आता है,
अब अगर उन्होंने गलती से किसी दिन नहीं किया खड़े होते तो उनको आएगी नहीं पूरे दिन, फिर उनको खड़े होते ही जाना है भाई साहब। चाहे कोई भी काम हो, पहले वो काम करना है। फिक्स टाइम है आपका, चेक करना आप लोग। कई तो सारे दिन वहीं बैठे रहते हैं, वो बात अलग है, पर मैंने कहा खड़े होते ही आएगी, फिक्स कर रखा है कि भाई इस टाइम पर आएगी। कई तो ऐसे हैं कि अगर 5 सीढ़ी चल ली तो आएगी, कई तो ऐसे जो 2 किलोमीटर घूम ली तो आएगी, कई तो भाई साहब अपर लेवल के है ना, कि बीड़ी पीने के बाद ही आएगी, कईयों को एक को तंबाकू खाने के बाद ही आएगी। भाई साहब आएगी तो आएगी, क्या करें है ना। उनका एक्सक्यूज देखना कि बिना खाए आती नहीं है, क्या बिना खाए आती नहीं है, बिना पिए आती नहीं है। अब क्या ही बोले उनको, उनको समझाओ और बोलो कि सारा खेल आपके क्लॉक का है। जो काम आप 21 दिन तक लगातार करते हो ना, वो आपकी हैबिट बन जाती है। जो काम अगर आप 21 दिन लगातार सुबह 6 बजे जग गए, तो यकीन मानना 22वें दिन जो है आपकी पीनियल ग्लैंड आपको 6 बजे खड़ा कर देगी। कोई भी काम 21 दिन लगातार कर लीजिए, 22वें दिन वो काम आपकी हैबिट हो जाएगी। कोई भी काम करो, मान लो आपको स्मोकिंग छोड़नी है, 21 दिन छोड़ दो, 22वें दिन आप खुद नफरत करने लग जाओगे इससे ना। ऐसा होता है हमारी बॉडी में। आपको तंबाकू छोड़ना है तो 21 दिन छोड़ दीजिए, 22वें दिन देखना आप खुद जो है उससे दूर भागोगे। तो लिखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। इसी को हम जैविक घड़ी बोलते हैं। मतलब कि आप सुबह कब जगने वाले हो, कब सोने वाले हो, कब हकटन जाने वाले हो, ये सब कुछ तय कौन करता है आपके। कब आपको भूख लगेगी, ये सब कुछ तय करने का काम किसका होगा, इसका होने वाला है, बायोलॉजिकल क्लॉक का होने वाला है। मतलब कि जो भी आपका डेली रूटीन जो होगा, जो भी आपका दैनिक दिनचर्या होने वाला है, इसको सेट करने का काम किसका है, इसको तय करने का काम किसका होने वाला है, इसका होने वाला है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड का होने वाला है। लिखो, ये सवाल सीजीएल में क्वेश्चन में आया हुआ है कि सैंड आपके मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं। लिखो, गुरुजी आपकी क्लास देखता हूं तो मूत्र विसर्जन करना पड़ता है। हाँ होता है, डर से आता है, कई बार ना डर से भी आता है। ठीक है, डर से भी निकल जाता है ना। जिस दिन तू मुझे सामने देखा, डर से निकल जाएगा तेरा पैंट में। ठीक है, तो चिंता मत कर। देखिए, लिखा, मैं सवाल ढूंढ रहा हूं, एक बार आप लिखो।
रात को अगर सोने से पहले अगर आप मोबाइल देखते हो ना, तो उससे ये वाली ग्लैंड इनएक्टिव होती है ना, उसको नींद ना आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि इस ग्लैंड का इनएक्टिव होना तैयार होता है उससे, ठीक है। तो इंसोमेनिया जो होता है, नींद कम आना जो है, उसमें इस ग्लैंड का बड़ा रोल होता है, ठीक है। और एक पॉइंट लिख लीजिए, एक सवाल पूछा गया, एक सवाल एग्जाम में आया था, और यह सवाल जो है, यह सवाल 18 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सीपीओ के अंदर या फिर एमटीएस में आया था, किसी एक में, पता नहीं किस में आया था। और यह सवाल पूछा गया कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 17 जो है वो किसे प्रदान किया गया ना। ऑप्शन एक था, ऑप्शन एक लिखा हुआ है जेफरी सी हॉल, किसको? जेफरी सी हॉल, जेफरी हॉल को मिला था। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है माइकल रोस बास को मिला था। ऑप्शन नंबर सी है माइकल डब्ल्यू यंग को मिला था। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को मिला था। तो देखिएगा, मैं सवाल ढूंढ रहा था आपके लिए। देखो 18 का एग्जाम में सवाल पूछा गया, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार 17 जो है वो किसको मिला, ठीक है। तो 3 को मिला है, 3 को मिला, जेफरी हॉल, रोश बोश, डब्ल्यू यंग। और लिखना इन तीनों को बायोलॉजिकल क्लॉक जो है इसकी खोज के लिए मिला है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, तो इसके फंक्शन जो है, इस पर कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो लिख लीजिए आप लोग, कभी सवाल पूछूं आपसे कि जेफरी हॉल, रोश बोश, डब्ल्यू यंग जो है, इनको बायोलॉजिकल जो क्लॉक है इसके कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो आपके लिए काम का सवाल बन जाएगा। जेफरी हॉल, रोश बोश, डब्ल्यू यंग, इन तीनों ने इस ग्रंथि पर काम किया है, ठीक है, नोट करना। चले भाई ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लेना। चलो आगे चलो, लिखो 3rd नंबर, लिखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। भाई साहब, मतलब लिखो शहीद कराने वाली ग्रंथि। आपको प्यार जो होता है ना, प्यार, नफरत, लव, हेट, फीलिंग्स, भावनाएं, तापमान का बढ़ना, कम होना, ये सारे काम, धड़कने बढ़ना, धक धक करना, नहीं करना, कम करना, गुस्सा आना और प्यार होना, नफरत होना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, वो वाली खेल होना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये कुछ होना, और पहली नजर में किसी से प्यार होना, और बेवफा निकली है तू होना। तो ये जो सारे काम जो हुए हैं, सारे काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। और बेटा सोचो, मतलब मास्टर जो है उसकी भी मास्टर है ना, आपके मास्टर को भी कंट्रोल यही करती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ठीक ना। जो हाइपोथैलेमस जो है, लिखना प्यार, नफरत, तापमान नियंत्रण, भावनाएं, फीलिंग्स, ये सारी ये उत्पन्न करती है ना। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये 3 तो हमारी खोपड़ी में 3 ग्रंथि हो गई है, जो मैंने आपसे कहा। एक तो मैंने कहा आपसे हाइपोथैलेमस कहा मैंने, इसके अलावा एक मैंने कहा आपसे कौन सी ग्लैंड, एक कही मैंने आपसे इसके अलावा पीनियल कहा, और एक कहा मैंने आपसे पीयूष ग्रंथि। ये 3 हमारी जो, सॉरी, एक मैंने कहा आपसे
पीयूष ग्रंथि, 3 ग्रंथि वो है जो हमारी खोपड़ी में मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, उसकी ओर आते हैं, ठीक है। लिखिएगा, लिखो नंबर 4, थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको अवटू कहते हैं, इसको एडम एप्पल कहते हैं, लिखना, इसे अवटू कहते हैं। इसको एडम एप्पल कहते हैं। अवटू भी इसी का नाम है, एडम एप्पल भी इसी का नाम है। यह गले में होती है, कहाँ होती है? गले में होती है, ठीक है। और जो इसकी जो आकृति जो होती है, जो शेप होता है इसका, वो होता है एच आकार का। ये गले में होती है और जो इसकी आकृति है वो होती है एच आकार की। कैसी होती है? एच आकार की, मतलब कुछ ऐसे होती है ना, कुछ ऐसी होती है एच आकार की। और मैंने आपसे कहा यहां पर जो क्या होता है, यहां पर कौन सी ग्रंथि होती है? ये होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ना। और ये एच आकार ग्रंथि कौन सी? आपके एच शेप में जो है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एच शेप में सबसे बड़ी, इसी को हम टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी का एक नाम और क्या है? इसी का एक नाम हुआ आपके टेम्पो ऑफ लाइफ। इसी को टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं ना। तो अब टू भी कहते हैं इसको, एडम एप्पल भी कहते हैं इसको, एडम एप्पल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं। गले में होती है, एच शेप की होती है, एच आकार की होती है, और मनुष्य की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, मनुष्य की ना, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। सवाल कभी पूछे आपसे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लिखना सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है लीवर। कौन सी होती है? लीवर होती है, ठीक है। तो लीवर जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है वह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्लैंड है। पर मनुष्य की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? वो है कौन सी? आपकी थायराइड ग्लैंड। दो सवाल, अलग अलग सवाल है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी बेटा? वो है आपके लीवर, क्योंकि लीवर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैंने कहा था लीवर आपके बहिस्रावी ग्रंथि है। तो कभी कभी सवाल पूछता है पर हम गलत करते हैं। सवाल पूछता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हम ये ठोक कर आते हैं ना, ये नहीं है बेटा, वो है लीवर। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी? तो ये होगी। दोनों अलग अलग सवाल आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। एच आकार की होती है और गले के अंदर होती है। अब टू एडम एप्पल टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। इससे दो बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन है। एक तो आप जानते हो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। देखिएगा, इसके बेटा दो बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन है। एक तो जानते हो आप थायरोक्सिन हार्मोन है, देखो जो थायरोक्सिन हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो गई तो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, और उस रोग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जड़ मानवता। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आपके केटनिज्म कहते हैं ना। तो लिखिएगा, अगर इसकी कमी होती है तो इस कमी से जो बच्चे हैं इनमें रोग होता है जड़ मानवता, या फिर इसी को बोलते हैं हम आपके केटनिज्म।
मंद बुद्धि भी कहते हैं इसको ना, ठीक है, जड़ मानवता। और अगर यही रोग एडल्ट में हो गया तो इसे बोलते हम लोग क्या, इसे बोलते हम लोग छापना मिक्सिडिमा। अगर यही रोग एडल्ट में हो गया तो इसे बोलते हम मिक्सिडिमा। थायरोक्सिन हार्मोन कमी से बच्चों में जड़ मानवता होता है, क्रेटिनिज्म होता है। और अगर एडल्ट में हुआ तो क्या बोलते हैं इसको, इसको मिक्सिडिमा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में खूब पूछता है। पर इसके अलावा एक और हार्मोन है जो इसके हिसाब से एग्जाम के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देखो परसों बिहार का एग्जाम होने वाला है, आप चेक करना वहां पर जो आपकी बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, ठीक है, वादा रहा मेरा आपसे। हम चेक करेंगे वहां सवाल कैसा पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा इसमें एक हार्मोन और है, उसका नाम है कैल्सिटोसिन हार्मोन। क्या नाम है इसका, नाम है कैल्सिटोसिन हार्मोन। क्या नाम है, कैल्सिटोसिन हार्मोन, ठीक है, कैल्सिटोसिन हार्मोन। देखो हमारी बॉडी में विटामिन डी होता है, आपने सुना होगा, मैंने कहा भी आपसे, विटामिन डी जो है उसका काम होता है हमारी जो हड्डियां उनको मजबूत करना, हमारी जो हड्डियां हैं उसमें जो कैल्शियम जो है उसकी मात्रा को बढ़ाए रखना, वो हमारा काम है, ठीक है। और कभी सवाल पूछूं आपसे कि रक्त में जो कैल्शियम जो है इसकी जो मात्रा है उसको कम करने का काम किसका है, वो है कैल्सिटोसिन हार्मोन का। विटामिन डी के अपोजिट काम करता है, ठीक है, लिखिएगा। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, ठीक है, और ना विटामिन डी के विपरीत काम करता है। विटामिन डी के विपरीत काम करता है। तो कैल्सिटोसिन हार्मोन और थायरोक्सिन। कभी कभी सवाल केवल इतना ही पूछता है आपसे, कैल्सिटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता, सवाल इतना ही आता है कई बार, है ना। फिर भी मैंने आपको लिखा दिया है कि इस हार्मोन कमी से क्या रोग होता है, वो आपको जान लेना चाहिए, है ना भाई। पढ़ना आपको एक बार ही चाहिए, फिर उसको रिवाइज करना चाहिए, पर एक बार पूरी शिद्दत से पढ़ना चाहिए, है ना। अब देखिए, अगर दोस्तों हमारे जो ग्लैंड है, हमारी थायराइड जो ग्लैंड है, उसके लिए आयोडीन एक जबरदस्त जरूरी एलिमेंट होता है ना। अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल कर लटक जाएगा ना। कई लोग चेक करना आप लोग, कई लोग जो है उनका जो गला जो होता है ये हिस्सा यहाँ से ऐसे ऐसे लटका हुआ होता है ना, मोटा होता है, लटका हुआ होता है ये हिस्सा, उसको थायराइड रोग होता है ना। उसे हम बोलते हैं घेंगा रोग, उसे बोलते हैं हम गलगंड रोग, उसे बोलते हैं हम गोइटर रोग, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखो नोट, आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंगा, गोइटर रोग होता है। लिखिए, आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग होता है। यहां पर लिख लीजिए, गले का सूज कर लटकना। आपने चेक किया होगा, थायराइड होता है ना, चेक किया होगा आपने, जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो चेक करते हैं थायराइड है या नहीं उसमें ना। TSH बोलते हैं उसको, क्या होता है, TSH बोलते हैं। 3 टाइप का होता है, TSH होता है एक, तो TSH होता है एक, T3 होता है एक, T4 होता है ना। ऐसे आपके थायराइड होते हैं ना। एक वो है जो
आपके घर वालों से आपके अंदर आया है, आपसे आगे जाने वाला है। थायराइड जो रोग है वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, वो टाइप भी होता है। एक होता है सूखने वाला रोग होता है ना, सूखने वाला, दवाई लोगे ठीक हो जाएगा, वो भी रोग होता है एक थायराइड ना। अगर थायराइड है आपको तो आपको मोटापा बढ़ने वाला है। आप चेक करना, जिनको भी थायराइड है अधिकांश लोग मिलेंगे आपको मोटे हैं वो लोग। अधिकतर महिलाओं के अंदर ये रोग होता है। और अगर थायराइड आपका कंट्रोल में नहीं होगा तो आपका मोटापा कंट्रोल नहीं होगा, इससे मोटापा बढ़ता है। ठीक है, चलो ये हमारे काम का नहीं है, ये मेडिकल क्षेत्र का है ना। आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंगा, गोइटर रोग होता है। ठीक है, कभी कभी बच्चों हम इस रोग की दवाई लेते हैं, पर उस दवाई से कभी कभी, बहुत कम केसेज है पर होता है, उस दवाई से कभी कभी यह जो ग्रंथि है हमारी, यही ग्रंथि उससे समाप्त हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं आपके हाशीमोटो रोग। और ये सवाल सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल। ठीक है, लिखिएगा। कभी कभी घेंगा रोग की दवाई से थायराइड ग्रंथि ही समाप्त हो जाती है। इसे हाशीमोतो रोग कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमने दवाई ली उसका उल्टा काम हो गया, ग्लैंड ही समाप्त हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग हाशीमोतो रोग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह है थायराइड ग्लैंड आपके सामने, महत्वपूर्ण ग्लैंड है। कैल्सिटोसिन, थायरोक्सिन हार्मोन, जड़ मानवता, मिक्सिडिमा और हाशीमोतो रोग, गलगंड, गोइटर, घेंगा रोग, आयोडीन आपके, ये सब एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने। अब लिखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ध्यान रखना इसको ना। अब लिखिए, मैंने कहा जो गला है हमारा, उस गले में कुछ इस टाइप में हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। मैंने कहा यहां पर दो जोड़ी जो क्या है, यहां पर ये दो जोड़ी जो है छापना पैराथायराइड ग्रंथि है। देखो वैसे तो एक ग्रंथि केवल इतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए कि ये कहां पर होती है। ठीक है, पर इससे एक हार्मोन है बेटा, वो हार्मोन और वो रोग एग्जाम में खूब पूछता है। हम लोग छोड़ते हैं इसको, हम सोचते हैं बड़ी बड़ी ग्रंथि पढ़ लो, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। सवाल वो कभी कभी आपसे यहां से पूछता है, टिटेनी रोग कौन सी ग्रंथि से संबंधित है, या फिर कोलिफ हार्मोन किसे कहते हैं। सवाल आते हैं बेटा ऐसा है ना, चेक करना, कोलिफ हार्मोन का सवाल मिलेगा आपको। देखिए गले में होती है, दो जोड़ी होती है। ठीक है, इससे एक हार्मोन निकलता है, कौन सा आपके, पैराथार्मोन। इससे एक हार्मोन निकलता था अपना, उसका नाम क्या है, पैराथार्मोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोलिफ हार्मोन। इसका भी काम वही है कि रक्त में जो कैल्शियम जो है उसकी मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, लिखिए, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना इसका काम है। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना इसका काम है पैराथार्मोन का, इसे कोलिफ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और लिखिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा, टिटेनी रोग होने वाला है। अब सोचिए, एग्जाम में सवाल आया, सोचना आप लोग, एग्जाम में सवाल आया टिटेनी रोग
का संबंध किससे है? ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी विषाणु से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर सी पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए परजीवी से होने वाला रोग है। अब देखिए आप लोग, जब भी ये सवाल एग्जाम में आएगा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो यकीन मानना, आप यकीन मानना इस बात को, आप यह वाला आंसर ठीक करके आओगे कि यार टिटेनी जो रोग है यह वाला रोग होने वाला है। इतने कमेंट क्यों आ रही है? अगर मैं चेक कर रहा हूं, आप चेक करो, ये देख फिर आ गया। एक मिनट बेटा, चल रही है यार, बकवास मत किया करो फालतू में ना, टाइम खराब मत किया करो, नहीं पढ़ना छोड़ दो, कोई जरूरत थोड़ी है। तो टिटेनी जो रोग है, जीवाणु विषाणु पैराथार्मोन परजीवी, अगर ये सवाल बेटा आया एग्जाम में और सवाल में अगर आप नहीं जानते कि ये वाली बात कर रहा है तो आप सोचोगे टिटेनस वाली बात सोचोगे ना, टिटेनस वाला रोग ही है ना। कौन सा रोग है? इससे होता है टिटेनस रोग। यह दोनों अलग अलग रोग है बेटा ना। इस रोग में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल होती है। इस रोग में आपके ये जो रोग है अगर ये हो गया तो 100% इसमें मौत है। इसलिए बोलते हैं कि आपको कभी भी चाकू से कट जाए या फिर कोई भी चीज़ से कट जाए आपका, तो एक इंजेक्शन लगवा लीजिए, वहाँ पर टीटी वाला इंजेक्शन लगवा लीजिए, क्योंकि अगर ये रोग हो गया एक बार तो 100% इसमें मौत है। किसमें? इस रोग में। तो ये वाला बेटा ये वाला रोग है, और ये जो आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो लिखिएगा, जो पैराथायराइड ग्लैंड है हमारी, उससे पैराथार्मोन निकलता है और कोलिफ हार्मोन कहते हैं इसको, कमी से टिटेनी रोग होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोलिफ हार्मोन खूब एग्जाम में पूछा गया है और टिटेनी रोग भी खूब एग्जाम में आया हुआ है। टिटेनी रोग बोलते हैं ना। चले आगे, चलो, तो ये हमारा हो गया पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। ठीक है, अब लिखना थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड कहां पर होती है बेटा? याद करो, हार्ट के सामने होती है ना। लोकेशन क्या है इसकी? इसकी लोकेशन है हार्ट के बिल्कुल सामने होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए ये वाली ग्रंथि होती है। हमारी बॉडी में जो रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता जो है, हमारा जो इम्यूनल सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए यह ग्रंथि होती है। ठीक, लिखना लिखना, हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसको मजबूत करने के लिए यह ग्रंथि होती है। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जो हमारी बॉडी का जो आपके इम्यूनल सिस्टम जो होता है, सोल्जर जो होता है, वो होती है WBC। तो WBC का पालन पोषण जो है यहाँ पर होता है। क्या? WBC जो होती है उसका पालन पोषण यहाँ पर होता है। ठीक है, लिखना, WBC जो है इसका पालन पोषण छापना यहाँ पर होता है। और बच्चों, मैंने आपसे कहा था WBC में एक लिम्पोसाइट लिखाई थी मैंने आपको याद होगा। लिम्पोसाइट याद है आपको? लिम्पोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, 5 लिखाई थी मैंने आपको ना। और मैंने कहा था अगर पूछूं आपसे साइज में सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। याद करो, मैंने कहा था आपसे WBC में कौन आपके? लिम्पोसाइट होती है। और बच्चों, लिम्पोसाइट में एक होती है बी लिम्पोसाइट, एक होती है टी लिम्पोसाइट। तो जो लिम्पोसाइट में जो टी लिम्पोसाइट है उसका पालन पोषण कहाँ पर? थाइमस में होता है। और टी लिम्पोसाइट को हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं।
मतलब टी लिम्फोसाइट सबसे पावरफुल हमारे अंदर वेपन्स है, कोई भी रोग से लड़ने के लिए पावरफुल वही होता है। अगर वो खत्म हो गया तो हमारी बॉडी का सिस्टम जो है फेल हो जाएगा, हमारी बॉडी में लड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। ये आपको ध्यान है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट को ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ठीक है, लिखना। इसमें भी क्या है, इसमें भी टी लिम्फोसाइट होता है, लिखना। जिसमें टी का मतलब थाइमस होता है, इसका जो भरण पोषण है वो थाइमस में होता है, ठीक है। थाइमस में इसका पालन पोषण होता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और जो एड्स जो होता है ना बेटा, जो एड्स होता है, उस एड्स में जो वायरस होता है HIV, सबसे पहले इसी को मारता है कि पहले इसको मारो, इनका हौसला तोड़ दो, सबसे मजबूत को पहले लुढ़का दो, इनका हौसला तोड़ दो, है ना। तो जो आपके एड्स वायरस जो है HIV, सबसे पहले इसी को मारता है, किसको, टी लिम्फोसाइट को, ठीक है। पर ये ग्रंथि जो है, जैसे हमारी एज बढ़ती है यह ग्रंथि समाप्त होती है। तो जब बुढ़ापा जब आता है तब रोग अधिक होते हैं हमारे। क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि ये ग्रंथि नहीं होती है। तो उम्र बढ़ने के साथ में यह ग्रंथि समाप्त होती है, ठीक है ना। उम्र बढ़ने के साथ ग्रंथि का आकार छोटा होता है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ना, थाइमस जो ग्लैंड है इम्यूनल सिस्टम को मजबूत करने के लिए ग्लैंड है। WBC का पालन पोषण इसी में होता है। और लिम्फोसाइट जो है, WBC है, टी लिम्फोसाइट का पालन पोषण थाइमस में होता है, पावरफुल यही होती है। उम्र बढ़ने के साथ में ग्रंथि का आकार छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आज थाइमस हो गई आपके ना। अब लिखो आप लोग अग्नाशय ग्रंथि। देखो याद करो, मैंने आपसे कहा जो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो कैसी ग्रंथि है हमारी, मैंने पहले ही कहा आपसे मिक्स ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है ना। क्यों है, क्योंकि इससे हार्मोन भी निकलते हैं और इससे एंजाइम भी निकलते हैं। हमने आपसे कहा जो हार्मोन निकलते हैं उसकी बात तो भी करने वाले। एंजाइम कौन कौन से हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, याद कीजिएगा आपके। और ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, लिख लो एक बार। ट्रिप्सिन किसके लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए। लाइपेज किसके लिए, लिपिड के लिए, वसा के लिए। और एमाइलेज किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है बेटा, ये मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए कि इसको हम पूर्ण पाचक रस बोलते हैं ना, टोटल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। अब हम बात करते हैं कि इसकी हार्मोन की बात करते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जो हमारी पैनक्रियास जो ग्लैंड है हमारी, उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसकी जो आकृति होती है, मैंने पहले बनवाई है आपको इसकी आकृति, आपकी एक बार जो है, जो आकृति इसकी होती है वो कुछ ऐसे होती है ना, मतलब एक ऐसे इसकी आकृति होती है, ठीक है।
और इसमें यहां पर लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। क्या होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। इसके अंदर अल्फा कोशिका भी होती है, बीटा सेल भी होती है, बीटा कोशिका भी होती है ना। जो अल्फा कोशिका है उसमें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ग्लूकागोन निकलता है ना, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहां पर बच्चों एक कोशिका है, उसका नाम बीटा कोशिका। कौन सी है? बीटा कोशिका। तो अग्नाशय सेल के अंदर लैंगरहैंस जो द्वीप है उसके अंदर कौन सी है? उसके अंदर बीटा कोशिका है। वहां से क्या, वहां से इंसुलिन जो हार्मोन है वो निकलता है, ठीक है। वहां से इंसुलिन जो हार्मोन है ये निकलता है ना। तो अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप से, बीटा कोशिका से इंसुलिन जो हार्मोन है यह निकलता है, ठीक है। इंसुलिन दोस्तों एक पहली बात तो हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन जो है, लिखिएगा, इंसुलिन जो है पहली बात तो ये हार्मोन है बच्चा ना। इंसुलिन जो है पहली बात तो ये हार्मोन है। सेकंड बात, खोज करने वाले कौन थे? बेस्ट बेटिंग। थर्ड बात देना, थर्ड बात आपके, इसका कार्य कैसे कार्य है? ब्लड में जो शुगर जो है इसकी मात्रा कंट्रोल करना, ठीक है। रक्त में शर्करा की मात्रा कंट्रोल करना, मतलब ब्लड शुगर जो है, ब्लड शुगर जो है इसे कंट्रोल करना, ठीक है। मतलब ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल करना ब्लड के अंदर। इसलिए जब भी आपको चेक करना हो, देखो, और अगर इसकी कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा? अगर कमी इसकी हो गई तो रोग होने वाला है कौन सा? इसकी कमी होने से रोग होगा कौन सा? आपके डायबिटीज मेलिटस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह। इसी को बोलते हैं हम लोग मधुमेह। इसी को बोलते हैं मधुमेह। इसलिए जब भी डायबिटीज चेक करनी होती है तो दो तरीके से होती है चेक। एक तो भूखे पेट होती है, एक खाना पीना खाने के बाद होती है ना। और खाना पीना खाने के बाद में हम ग्लूकोज लेते हैं बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमारे अंदर, तो उससे हमारी जो डायबिटीज, जो हमारा जो ग्लूकोज जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ता है। इसलिए खाना खाने के बाद भी चेक होती है। भरपेट चेक होती है, खाली पेट होती है ना, दो होती है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस मधुमेह रोग होता है। कुछ मधुमेह, कुछ डायबिटीज वो होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। बाकी अधिकांश डायबिटीज जो है वो लाइफ, आपके लाइफ स्टाइल के समस्या है। डायबिटीज रोग पूछो कैसी समस्या है? लाइफ, डायबिटीज जो रोग आपके वो लाइफ स्टाइल आपके डिजीज है। कैसा है? लाइफ स्टाइल। आपकी जीवन शैली कैसी है? आप मीठा खाते हो, कोई बात नहीं। क्या आप उस मीठे को जितना खा रहे हो क्या उतना ही काम कर रहे हो अपनी बॉडी से? अगर नहीं कर रहे हो तो वो मीठा आपके शरीर में जम जाएगा और वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। जो गांव के, देखना, गांव के जो लोग हैं वो मीठा खूब खाते हैं, कम नहीं खाते, खूब खाते हैं। लड्डू खाते हैं, हलवा खाते हैं, खूब भाई साहब ठोक के खाते हैं ना, उनको शुगर कभी नहीं हुआ। शहर का बंदा भाई साहब एक बर्फी खा ले शुगर हो जाता है उसको, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। वो सारे दिन चेयर पे बैठता है, सारे दिन टेंशन में मरता है, ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम। तो उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि एक बर्फी जो खाता है वो भी उसकी बॉडी में शुगर को बढ़ाने का काम करती है। वो बर्फी ना खाए तो भी शुगर हो जाए उसको तो। और अगर डायबिटीज रोग आपके अंदर घुस गया एक बार, डायबिटीज रोग आपको खोखला करता है। डायबिटीज रोग वाले चेक करना, आप लोग जो है वो खोखले हो जाते हैं, उनका वेट गिरेगा। अगर वेट नहीं भी गिरा तो अंदर से वो कमजोर हो जाएंगे, आपको लग जाएगा कि उनकी एज बढ़ रही है। तो ये इंसुलिन काम आता है वहां पर। इसको लाइफ स्टाइल क्या बोलते हैं? इसको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं ना। देखो, सॉल्यूशन इसका सबसे बढ़िया यही है
कि एक तो मोटापा कंट्रोल करना पड़ेगा इसके लिए, और दूसरा डेली घूमना पड़ेगा। जब आप सब सफलता मिल जाए आपको, तो उसके बाद में मोटापा कंट्रोल, और सेकंड पॉइंट आपके डेली घूमना पड़ेगा, उससे ये कंट्रोल होता है। उससे तो हर रोग कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज आपके सामने। एक बार सवाल पूछा गया, जो इंसुलिन जो है, इंसुलिन में कौन सी धातु मिलती है, सवाल आता है इंसुलिन में धातु कौन सी होती है। तो इंसुलिन में आपकी जिंक धातु होती है ना। लिखिए इस पॉइंट को, आगे लिख रहा हूं, ठीक है, लिखिए। इंसुलिन में जिंक या जस्ता, इंसुलिन में जिंक या फिर जस्ता धातु होती है, ठीक है। जो इंसुलिन होता है उसमें जिंक या फिर जस्ता धातु होती है। लिखिए, अब लिखो एड्रिनल ग्रंथि। देखो, यह ग्रंथि किडनी के जस्ट ऊपर मिलती है ना। यह ग्रंथि जो है, मैंने कल भी पढ़ाया था आपको इसके बारे में। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर मिलती है। यह है कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है। किडनी का जो बाहरी भाग है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या ये याद करना काम आएगा आगे ना। जो किडनी है इसका जो बाहरी भाग है, जो इसका बाह्य भाग है, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मैंने कल भी लिखाया था आपको। और जो किडनी का जो आंतरिक भाग है, इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। जो किडनी का जो बाह्य भाग है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का जो आंतरिक भाग है उसको मेडुला बोलते हैं। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों भाग से कुछ हार्मोन निकलते हैं। एग्जाम वाला आसान सवाल पूछता है कि भाई ये हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ग्रंथि ये होती है। सवाल पूछो ये है हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से निकलता है, तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा, थोड़ा लेवल उसका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो बच्चों, यह जो ग्रंथि है एड्रिनल आपके, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो सारे इमरजेंसी टाइप के हार्मोन होते हैं, इसलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इसे बोलते हैं हम लोग आपातकालीन ग्रंथि। इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इसको। इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। मतलब कि शेर आपके सामने खड़ा हुआ है, शेर को देख के आप भाग गए तुरंत, तो भागना, डर लगना, समझ रहे हो, क्रोध आना, एकदम से तनाव होना, ये सारे इसी से होते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, डर, बंद कर दे भाई, तो बंद तो यहीं से होगा ना, बाहर से। लिखना भय, फियर, लिखिए भय, देखो क्रोध, लिखना तनाव, भय, भय, फियर, एंगर, स्ट्रेस, लिखिए स्ट्रेस, तनाव, भय, क्रोध, तनाव, ये एक्टिव होते हैं इस ग्लैंड। अगर ये सब हुआ तो यह ग्रंथि जो है वो एक्टिव हो जाएगी। मतलब कि सामने शेर खड़ा हुआ है, आपको डर लग गया, ये ग्रंथि बोलेगी भाग ले बेटा भाग ले, है ना। तो अगर आपको भय है तो ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है ना।
आप चेक करना, कभी कभी दोस्तों आप ऐसे काम करते हो जो आप सोचते भी नहीं हो ना। मतलब आप कभी कभी तो ऐसे इंसान मिलते देखना आप लोग जो है, जो छिपकली से डरते हैं, पर कभी कभी शेर सामने आ गया तो उससे भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय ये ग्रंथि करवा रही है सारे काम। आपकी जो क्षमताएं छुपी हुई हैं अंदर, उनको बाहर निकालने वाली ग्रंथि कौन सी? ये ग्रंथि है ना। शेर को देखते ही भाई साहब, वैसे तो चाहे फिजिकल पास हो या ना हो, पर शेर दिख गया तो ऐसे दौड़ लगाएगा भाई साहब जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है ना, जीवन मरण का सवाल हो गया। इमरजेंसी हार्मोन निकालती ग्रंथि, इमरजेंसी आपके ग्लैंड होती है ये। आपको भय हुआ, आपको भागना है ये बताएगी, लड़ना है आपको ये बताएगी, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो, ये बताने वाली है आपको। क्रोध अगर आपको आ रहा है तो ये एक्टिव हो जाएगी। बोलते हैं कई लोग, देखना बोलते हैं वैसे बड़े प्यारे होते हैं, पर बोलते हैं, हरियाणा वाले जब बोलते हैं ना, वो प्यार में बोले तब भी लगता है लठ मार रहे हो ना, ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा। वैसे वो बड़े प्यारे लोग होते हैं, पर ऐसा कहते हैं कि उनमें ये वाली ग्लैंड सुपर एक्टिव होती है। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड जो है सुपर एक्टिव होती है उनके अंदर, तो गुस्सा जल्दी आता है उनको थोड़ा, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो क्रोध हो गया, तनाव अगर आपको हुआ तो ये ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी। तो इन सब काम में ये ग्लैंड एक्टिव होती है, ठीक है। भय, क्रोध, तनाव में एक्टिव होने वाली ग्लैंड है। मैंने आपसे कहा इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग है बेटा ना। एक तो कौन सा? एक भाग है आपके कोर्टेक्स, एक भाग है मेडुला। दो भाग है इसके। एक कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग है, मेडुला जो आंतरिक भाग है। कॉर्टेक्स बाहरी भाग है, मेडुला आपका आंतरिक भाग है। ये दो भाग है। यहां से कुछ हार्मोन निकलते हैं। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही सवाल है। देखो, अगर मेडुला की बात करूं मैं आपसे, तो इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। जो आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो यहां से निकलता है। जो मेडुला है, इस मेडुला से एक हार्मोन निकलता है, इसे हम बोलते हैं कौन सा हार्मोन? इसे बोलते हैं हम एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या? इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। इसी को हम 3F कहते हैं। इसी को हम 3F कहते हैं। मतलब कि या तो लड़ लो, डर लगा आपको, लड़ लो या भाग जाओ, ठीक है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक बार आपके दो दोस्त जा रहे थे जंगल के अंदर, ठीक है। अब दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे टाइप के दोस्त है ना, मतलब जिगरी टाइप के दोस्त थे। सामने शेर आ गया तो एक दोस्त नीचे बैठ गया और अपने फीते बांधने लग गया, जूते के फीते बांधने लग गया। दूसरे वाले ने बोला, यार तू बेवकूफ है क्या? तुझे लग रहा है तू शेर से तेज भाग लेगा? तू फीते वीते बांध रहा है, तू बेवकूफ है। शेर सामने खड़ा है, तुझे लग रहा है शेर से तू तेज भाग लेगा? वो पता क्या बोल रहा है? शेर से तेज थोड़ी भागना है, तेरे से तेज भागना है ना, मुझे तो खुद को बचना है। इसलिए दोस्ती वोस्ती कुछ होती नहीं है बेटा, सब स्वार्थ ही होता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, हर कोई आपका दोस्त होगा। असफलता अनाथ होती है, सफलता के कई माई बाप होते हैं, ठीक है। तो फियर, फ्लाइट एंड फाइट, लड़ो या भागो।
ये इससे निकलते हैं ना, 3F कहते हैं इसको, ठीक है, 3F कहते हैं ना इसको, फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जो कोर्टेक्स जो भाग है हमारा, यहाँ से दो बड़े जबरदस्त हार्मोन निकलते हैं जिनको आप कम पढ़ते हो। कार्टिसोल हार्मोन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नाम लिखिए, नाम क्या है उसका, नाम है उसका कार्टिसोल हार्मोन। लिखिए कार्टिसोल हार्मोन। इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। तो कार्टिसोल हार्मोन इज ए लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, एक और हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एक और हार्मोन कौन सा है? ये दिख रहा है कलर? एक और हार्मोन कौन सा लिखना, वो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन लिखना। इसकी कमी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसकी कमी से एडिशन रोग होता है। इस पेज से अगर सवाल अच्छे लेवल का आएगा ना, तो इस पेज से आने वाला है। यह पेज एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, 3F हार्मोन फाइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन, लड़ो भागो हार्मोन। और कॉर्टेक्स भाग से कौन सा? कार्टिसोल निकलता है, एल्डोस्टेरोन निकलता है। कार्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं हम लोग आपके, और जो एल्डोस्टेरोन है इसको कमी से हमारे एडिशन रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लिखना ऐसे ही लिखना है बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं। कितना बढ़िया लिख रहा हूं देखो आपके सामने, ऐसे ही लिख लो। लिख लिया? अरे बाहर बहुत तेज हवा हवा चल रही है ना, बारिश आ रही है बहुत तेज बाहर, उससे माहौल एकदम रंगीन हुआ पड़ा है। मतलब पकोड़े टाइप का माहौल हो रहा है भाई साहब। आपका घर आसपास हो तो बताओ, आऊं मैं आपके घर? अगर आपका घर आसपास हो तो बताओ, आऊं मैं आपके घर? चलो लिखो, लिख लिया बेटा? चलो अब लास्ट हमारा बचा हुआ है कौन सा? लास्ट हमारा जो है वो है, जो हमारी जनन ग्रंथियां जो होती हैं, मेल में अलग फीमेल में अलग, वो लिखनी है, ठीक है? लिखिए। मैंने पिछली बार ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था, अगर आपको पता हो तो। अब की बार मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा आपको एक दिन, है ना, जिसको हम रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, एक दिन, है ना। लिखिए, मेल में
और फीमेल में। मेल में होता है टेस्टीज, मैंने अभी कहा मेल में होते हैं टेस्टीज, ठीक है, वृषण। मेल में होते हैं वृषण और फीमेल में होती है अंडाशय, ओवेरी। ठीक है, यह भी दो होती हैं और यह भी दो होती हैं। टेस्टीज, वृषण, ओवेरी, अंडाशय। टेस्टीज जो है इससे निकलता है शुक्राणु, शुक्राणु, स्पर्म कहते हैं इसको। और यहां से निकलता है अंडाणु, ओव्यूम। ओव्यूम, ठीक है, वहां से स्पर्म, यहां से ओव्यूम। यहां से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी को हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। आपको याद है पहली क्लास, देखो बायोलॉजी जब अंत होगी तो मैं कहूंगा आपसे पहली क्लास, इसी को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं इसको ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी को एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं हम, ठीक है। टेस्टीज, वृषण, शुक्राणु, स्पर्म और यहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। यह जस्ट लाइक स्टेरॉइड होता है, यह जस्ट लाइक आपके स्टेरॉइड होता है, मतलब कि उत्तेजक पदार्थ होता है, उत्तेजक होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कभी चेक करना आप लोग, जब जो बच्चा है वो एडल्ट हो रहा होता है, किशोर हो रहा होता है, तो उसका स्वभाव थोड़ा चेंज होता है, उसका खून उबाल मारता है। चेक किया आपने, जब वो 16, 17, 18 साल का होता है, देखना उसका खून उबाल मारता है, मतलब लड़ने को तैयार रहता है भाई साहब, एटीट्यूड में रहता है, साइकिल ऐसे घुमाएगा गोल भाई साहब, है ना, मतलब बालों को सेट करवा रहा है भाई साहब, यहां से कटवा रहा है, वहां से कटवा रहा है, फटी जींस पहन रहा है, देख रहा है ना, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उबाल मार रहा है। ये उत्तेजक होता है बेटा ना, स्टेरॉइड होता है एक तरह से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड होता है एक तरह से, उत्तेजक होता है, उत्तेजना पैदा करने वाला होता है, शरीर में क्रांति लाने वाला होता है, ठीक है, मतलब उबाल मारता है खून, ये कर देंगे वह कर देंगे, है ना। 25-30 साल के बाद ठीक है जो कर रहे हैं ना, चल रहा है। आगे देखिएगा, जो ओवेरी है बेटा, वहां से दो हार्मोन आएंगे, एक आता है एस्ट्रोजन, और एक आता है प्रोजेस्टोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन, दो हार्मोन आ गए। जो प्रोजेस्टोन जो है इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ये हार्मोन बाहर निकलता है। और जो एस्ट्रोजन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन। एस्ट्रोजन को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेगनेंसी हार्मोन। और जो प्रोजेस्टोन जो सॉरी, एस्ट्रोजन को बोलते हैं हम लोग ब्यूटी हार्मोन, प्रोजेस्टोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टोन, ठीक है, लिखिएगा। मेल में टेस्टिज है, शुक्राणु स्पर्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिसको एंड्रोजन कहते हैं हम लोग, है ना। फीमेल में ओवेरी, ओव्यूम में एस्ट्रोजन है और इसके अलावा प्रोजेस्टोन है। एस्ट्रोजन को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं, और प्रोजेस्टोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन।
लिखाया है बेटा, पंकज जी लिखवाया हुआ है, चेक करना कल वाली क्लास में। लिख रहे हो? युवा नेता बनता है तब बच्चा 18-19 साल का होता है, जब वो कॉलेज में आता है युवा नेता होता है भाई साहब वो, एकदम से, है ना, मतलब बस। लिखो, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, लिख लिया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, फिर हमारा अंत होगा इस क्लास का यहां पर। देखिए, हम पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, अभी तो केवल आप लिख लीजिए, अभी तो केवल आप समझ लीजिए इसको। देखिए, अभी तो आप इसको देखिए एक बार, ये फीमेल का रिप्रोडक्शन ऑर्गन आपके सामने, ठीक है, समझ लीजिए एक बार। ये होती है बेटा ओवेरी, दो होती है ना, ये ओवेरी होती है, दो होती है। यहां पर बनते ओव्यूम, यहां क्या बनते हैं, यहां बनते ओव्यूम, अंडाणु बनते हैं। और फिर जो अंडाणु जो है ये एक्साइट होते हैं और यहां पहुंचते हैं, ठीक है, यहां पहुंचते हैं। इसको बोलते हम लोग क्या, इसे बोलते हम लोग आपके सर गर्भाशय बोलते हैं इसको, सर्विक्स कहते हैं इसको ना, सर्विक्स कहते हैं इसको, गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। यहां से स्पर्म आता है, स्पर्म की एंट्री यहां से होती है ना, जो स्पर्म है इसकी एंट्री यहां से होती है, ठीक है। यह स्पर्म आगे बढ़ता है, ओव्यूम यहां से आगे बढ़ता है। मान लो यहां वो स्थान है जहां पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। स्पर्म यहां से आगे बढ़ रहा है, ओव्यूम यहां से आगे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्म यहां से आ रहा है और ओव्यूम यहां से आ रहा है, यह दोनों यहां पर मिल गए, मान लो ये दोनों यहां पर मिल गए आपके, और सो मिलने के बाद में जो भ्रूण बनेगा आपके, वो मिलने के बाद में ये नीचे की ओर आता है ना, और यहां पर जो है चिपक जाता है, यहां पर जो सर्विक्स जो है, जो इसकी दीवार है, यहां चिपक जाएगा, ठीक है। और जिससे चिपकने वाला है यहां पर ये, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, जिसे चिपकने वाला है यहां पर ये, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। ये तो भ्रूण हो गया हमारा, और इसे बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहते हैं इसको ना, इसी को अपरा भी कहते हैं हिंदी में, अपरा, अपरा। अब सोचिए आप लोग कि भ्रूण वहां पर गर्भाशय की दीवार पर चिपका है या नहीं चिपका है, यह टेस्टिंग कैसे होगी बेटा? तो आप देखना कि जब प्रेगनेंसी होती है तो एक टेस्टिंग होती है, जो प्रेगा न्यूज जो होती है, इसको आपने नाम, कंपनी का नाम प्रेगा न्यूज जो सुना होगा आपने, एक टेस्टिंग के लिए किट होती है। उसमें आप लोग जो अपना, अगर प्रेगनेंसी है या नहीं है तो चेक करना हो, तो मॉर्निंग जो आपके जो यूरिन जो होता है उसकी 2-4 बूंदे डालते हो उसमें, उसमें लाइनें आती हैं, अगर रेड लाइन आ गई है आपकी वहां पर क्लियर, तो आप प्रेग्नेंट हो, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि बच्चा जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो इस प्लेसेंटा से या अपरा से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं हम आपके HCG हार्मोन। क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं HCG हार्मोन। HCG हार्मोन कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको याद नहीं करनी, फिर लिखनी जरूर है ना, ह्यूमन कोरियोनिक लिखना, H4
ह्यूमन, C फॉर कोरियोनिक, H फॉर ह्यूमन, C फॉर कोरियोनिक और G फॉर गोनोट्रोपिन है ना, G फॉर गोनोट्रोपिन। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये हार्मोन निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये हार्मोन मूत्र में आपको, यूरिन में आपकी इसकी जांच होने वाली है, ठीक है, ठीक ना। प्रेगनेंसी टेस्ट के समय मूत्र की जांच करने पर, मूत्र की जांच में एचसीजी हार्मोन अगर उपस्थित है तो पॉजिटिव होगा और अगर अनुपस्थित है तो नेगेटिव होगा। लिख लो, कभी पूछ ले आपसे भाई एचसीजी हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो यहाँ से निकलता है। एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ेंगे, अलग से समझाऊंगा आपको ना। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, टेक्सोटोमी क्या होता है, हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। ओवेरी में ओव्यूम कैसे बनते हैं वो हम अलग से बात करेंगे ना। तो लिखिएगा, ये हमारा हार्मोन या एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा यहां पर अंत हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको पढ़ा दिया, सब कुछ लिखा दिया जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण था ना एंडोक्राइन ग्लैंड में। कल हम लोग जो है, एक तो हमारी आंख, एक इसके अलावा हड्डियां, बोन्स, इसके अलावा ब्रेन, ये 3 टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे ना, आंख, हड्डी और मस्तिष्क, ठीक है। तो आंख, हड्डी और मस्तिष्क कल हम पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। पूरा प्रयास मैंने किया आपको कंटेंट दिखाने का, समझाने का, खूब काम आएगा आपके कंटेंट एग्जाम के लिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे कल सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे वाली क्लास मत छोड़ना, पक्का पक्का लेनी है आपको, यकीन मानना उस क्लास से आपके एग्जाम में खूब फायदा होगा। और एक ये वाली क्लास, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।